नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम नई दिशाएं में। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर होने का दर्जा दिया था, पर ज़मीनी सच्चाई आज भी इससे काफ़ी अलग है। ट्रांसजेंडर्स के लिए शिक्षा और रोज़गार जैसे मूल अधिकार का प्राप्त करना आज भी बहुत मुश्किल है। पर ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग आशा की किरण बनकर आते हैं। बस ऐसी ही एक शख्सियत से मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ, जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन उत्थान के ज़रिए काफ़ी लोगों का ट्रांसजेंडर्स के लिए रोज़गार और शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार को दिलवाया है। तो अमरजीत सिंह सेरगिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे अमरजीत जी कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है और किस तरीके का काम करता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, आप जैसे नाम ही बता रही उत्थान, तो हम अपने जो समाज है किन्नर समाज, उसके उत्थान के लिए काम करते हैं। अगर आप सोसाइटी की बात करेंगे, सोसाइटी में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। लोग हमें देख के कई बार डर जाते हैं, भाग जाते हैं, कोई हमारे बारे नहीं सोचता। अगर आप देखेंगे कि माता पिता जो जन्म देते हैं, जो माता पिता, वो माता पिता भी उस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखते हैं जी। तो हम बचपन से ही प्यार से, परिवार से, लोगों से बहुत वंचित होते हैं। हमारा समाज उन्हें संभालता है, संभाल कर सक्षम बनाता है, लेकिन सक्षम कहाँ तक बनाता है, क्योंकि जो हमारा समाज है शुरू से आप देखेंगे या तो वो ट्रेन मांगते हैं, या सिग्नल पे मांगना हुआ, या घरों में बच्चे होने पे, शादियाँ होने पे मांगना हुआ, यही हमारा समाज करता है और हमारे समाज के लोग भी यही जानते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ हम अलग करें, क्योंकि लोगों ने हमारी जो पहचान है वो पहचान को हमेशा मांगते हुए देखा है। क्योंकि एक जगह में एक बार बैठी थी तो लोगों ने जब किन्नर सर्च किया तो उसमें वो गूगल ने बताया कि ये सिर्फ नृत्य करने वाले होते हैं। तो लोगों को यही लगता है और गूगल ने भी यही बता दिया कि हम नृत्य करने वाले, हम नृत्य करने वाले नहीं हैं, हमें बहुत सारी क्षमताएं हैं। तो हमने अपनी संस्था को बनाया, उसका नाम उत्थान रखा, जिसमें हम ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम करते हैं और जिसमें आपको रोजगार, शिक्षा, आवास के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखेंगे टाटा स्टील ने 133 ट्रांसजेंडर को सर्विस दी है। ये सबसे बड़ी पहल हमारे लिए हुई संस्था के माध्यम से। उसके अंदर शिक्षा के माध्यम पे भी हम काम कर रहे हैं कि हर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति शिक्षित हो, क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे शिक्षा एकमात्र आधार है जिससे हम अपने अधिकारों के लिए फाइट कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछ ले आज कि आपके राइट्स क्या हैं, जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं, जानूंगी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने चाहा कि अपने समाज को हम स्ट्रांग बनाएं, शिक्षा के माध्यम की बात, शिक्षा में उसको आगे लेकर के जाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं। मुश्किल तो बहुत था, लेकिन देखिए कोई भी काम आसान नहीं होता है, करने की बस चाह होनी चाहिए। हमने किया। आज हमारे 26 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो काम भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अंडर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उनके अंदर एक लगन है कि कुछ अच्छा करना, कुछ अचीव करना है। क्योंकि हमेशा देखिए क्या होता है ना कि हम लोगों को खींच कर लाके कुछ नहीं, जब तक आप में प्रतिभाएं नहीं, आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो संस्था बनाने का ये उद्देश्य था कि हम अपने अधिकारों के लिए झारखंड में लड़ पाए, फाइट कर पाए, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी अधिकार हमारे लिए आज तक नहीं था। 2014 में नालसा जजमेंट आई, उन्होंने हमें तृतीय लिंग का अधिकार दिया। उसके बाद से हमारे लिए हर फॉर्म में तृतीय लिंग का जगह देने लग गए। बाद में अभी आप देखेंगे बहुत सारे अस्पतालों में अलग से विंडो बना, हमारे लिए अलग से बेड हो रहा है। उसके से बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही। पहले क्या था, हम विकलांग में चले जाते थे या महिलाओं की लाइन में लग गए, पुरुषों की लाइन में लग गए, तो ये मतलब हमें भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता था, उनको भी, कि अरे ये तो हिजड़ा है, महिलाओं में आ गया, हिजड़ा है पुरुषों में आ गया, तो अच्छा नहीं लगता था। कई बार शौचालय जाने के लिए सोचना पड़ता था। आज देखेंगे नगर निगम को हमने इतनी एडवोकेसी करी कि आज रांची में 19 टॉयलेट बन गया ट्रांसजेंडर के लिए। आज मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कौन से शौचालय जाऊँ, जो मेरे जेंडर का उसमें आराम से मैं जा सकती हूँ। तो संस्था बनाने का यही उद्देश्य था कि लोग हमें समझे, लोग हमारे बारे जाने। क्योंकि लोग, आज भी मैं किसी ऑफिस जाती हूँ, कई बार मुझे हटा देता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई देने वाला नहीं है। या किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, आज ही मुझे खाने के लिए नहीं दिया जाता, वो सोचते कि मैं मांगने ही आई हूँ, क्योंकि उनके अंदर ये सोच बन गई है जिसको बदलना इतना आसान नहीं है। 2011 से मैंने काम करना शुरू किया, पहचान प्रोजेक्ट उस समय आया था और उसमें काम करते करते 2015 में प्रोजेक्ट खत्म हो गया। पहचान आया तो पहचान ने मुझे मेरी पहचान बताई। पहले क्या था कि सोसाइटी से मुझे डर लगता था, अरे कोई मुझे छक्का कह देगा, हिजड़ा कह देगा, कैसा लगेगा। जब पहचान प्रोजेक्ट खत्म हो गया 2015 में, तब लगा रही प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, अब क्या करना चाहिए। तब अपनी संस्था बनाई उत्थान। उसके बाद हमने काम करना शुरू किया, सड़कें बनाना शुरू की, हेल्थ कैंप लगाना शुरू किए,
HIV अवेयरनेस का काम करना शुरू किया, TB पे काम करना शुरू किया, लोगों के बीच अपनी एक जगह बनाई जहाँ लोग पहले एक ट्रांसजेंडर को धब्बा, बदनामी, कलंक समझते थे, वो लोग आज इज्जत देने लग गए हैं। आज वो रिस्पेक्ट मिलती है। पहले क्या होता था कि लोग बात करना नहीं चाहते थे। जी बिल्कुल। अब आप ही देखिए, आपके दूरदर्शन के कार्यक्रम में आज मैं बैठी हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे समाज के लिए गर्व की बात है। लोगों ने कब जाना? जब हमने काम करना शुरू किया। पहले लोगों को पता ही नहीं था, लोग यही जानते थे कि यही कर सकते हैं। लेकिन आज संस्था के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कम्युनिटी में और भी ऐसे लोग हैं जो अलग सोचते हैं, उनको नाचना गाना शायद मांगना पसंद नहीं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं। और आज टाटा स्टील भी कैफ़े खोल के दे रही है, ट्रांसजेंडर कैफ़े, जो एक नई पहल होगी झारखंड में। और भी काफ़ी रोजगार के काम आ रहे हैं जो हम एडवोकेसी सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं कि और भी काम मिले, ताकि जो समुदाय हमेशा जो मजबूरी से हो या मतलब कोई भी उनकी परिस्थिति हो सकती है, उसके दौरान वो मांग रहा है, खा रहा है, उसको वो मजबूरी है, वो कोई देखिए, मैंने भी कोशिश करी, मैंने भी कई बार ऐसा प्रयास किया, 1-2 बार सड़कों पे गई, मांगना आसान नहीं होता। ऐसे ताली ठोक देना, हाथ फैला देना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने किया, तब मैंने जाना कि नहीं, कुछ अलग करना है। तब ये संस्था के माध्यम से काम करना शुरू किया। जी तो ये कह सकते हैं कि एक अस्तित्व है जो ये संस्था दिलाती है लोगों को, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है कि हम भी, जैसे थर्ड जेंडर का जब दर्जा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसका ये मतलब है कि जैसे एक पुरुष है, एक औरत है, वैसे ही एक ट्रांसजेंडर है, और हम सब एक इक्वालिटी के साथ एक लाइफ जी सकते हैं। जी तो अब मैं ये समझना चाहूँगी अमरजीत जी कि जो आपकी लाइफ स्टोरी है, जर्नी है, वो कैसी रही और कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे ये संस्थान खोलनी है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, जब मैं छोटी थी तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसी हूँ जी, क्योंकि जब मैं नर्सरी गई, LKG UKG, वहाँ से जो मेरे साथ के बच्चे थे उनके साथ मैं 6ठी कक्षा तक मैंने पढ़ाई करी हिंदी मीडियम से जी। तब तक मुझे उतना एहसास नहीं होता था। जो मेरे साथ के बच्चे पढ़े लिखे थे, लड़कियां और लड़के हों, मैं लड़कियों के साथ ही खेलना ज़्यादा पसंद करती थी, तो उतना मैंने कभी सोचा नहीं, उन्होंने भी सोचा नहीं। हाँ, इतना वो चढ़ाते थे कि तू लड़की जैसा है, तेरी आवाज़ लड़की जैसी है, क्योंकि उसमें बचपना था, हो सकता बचपने में उनका ऐसा लगता हो। जब मैं हाई स्कूल गई, हाई स्कूल जाने के दौरान जब मैं स्कूल इन कर रही थी तो सारा स्कूल मुझे देखने लगा जी। मुझे अजीब सा फील हुआ। मैं बोली, इतना मुझे क्यों दो लोग जो देख रहे हैं, लड़कियां भी जा रही स्कूल में, लड़के भी जा रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि उस समय मैंने पैंट शर्ट ही पहनी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। 1-2 महीना किसी तरह मेरा बीत गया। तो हमेशा क्या होता था कि खुद में मैं लड़की जैसा ही फील करती थी, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा मेरे साथ आ गई, वॉशरूम किसके जाऊँ। अब मैंने पैंट शर्ट पहना, मैंने सलवार सूट तो नहीं पहना कि लड़के के वॉशरूम घुस जाऊँ मैं। पुरुषों के वॉशरूम जाना होता था, देखती थी जब टिफ़िन टाइम हुआ है, जब सभी को क्लासरूम में चले गए, उस वक्त मैं वॉशरूम जाती थी। एक दिन क्या हुआ, जो मेरे सीनियर लड़के थे उन्होंने मुझे वॉशरूम में ही पकड़ लिया और मेरे साथ गलत हरकतें करने लगे। मतलब ऐसी हरकतें जो मैं बयान नहीं कर सकती। और उस समय जो उस हरकत ने जो मुझे झंझोरा कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। काफ़ी दिन मैं तकलीफ में रही, दर्द में रही। मैं सोची किसको बताऊं, कौन सुनेगा, क्योंकि समाज तो मुझे समझता ही नहीं है। समाज तो हमेशा छक्का हिजड़ा यही सब शब्द इस्तेमाल करता था। मैंने अपनी पढ़ाई को वहाँ पे छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद जब घर गई, माता पिता ने मुझसे पूछा क्या हुआ, पढ़ना क्यों नहीं है, तो मैंने बोल दिया मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। वो बोले क्या हुआ, मुझे समझ में आ गया था कि कोई सुनेगा नहीं मेरी मैंने उनको नहीं बताया। उसके बाद मैंने कपड़े की शॉप पर काम करना शुरू किया, गैराज में काम करना शुरू किया। काम करने के दौरान कभी कभी इच्छा होती थी कि जीकर करना क्या है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि कोई मेरे जैसा है ही नहीं। उस समय लगता था इकलौती पीस मैं ही हूँ इस दुनिया में। मैं सुसाइड करने गई, मेरे घर के पीछे कुआं था, उसमें डूबने गई। तो कुएं के सामने हमेशा देखेंगे कि कुएं में कई बार कुछ पेड़ ऊपर न पाते हैं, लोग उनको काटते हैं, और पेड़ को काट दिया गया था। तो मेरे अंदर एक थॉट आई कि जब ये पेड़ जो इसको बार बार काट दिया जाता है, जब ये पनप सकता है तो मैं तो इंसान हूँ, सोच भी मेरी बड़ी है। बिल्कुल। और ईश्वर ने मुझे बनाया तो ज़रूर कुछ स्पेशल तो बनाया होगा। फिर मैंने वहाँ से अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीना शुरू किया। मैंने सोचा कि जिस तरह से मैं हरास होती हूँ, जिस तरह से मेरे साथ इतना कुछ होता है, ऐसे मेरे जैसे लोग होंगे उनके साथ भी ऐसा होता होगा। बिल्कुल। तब मैंने काम करना शुरू किया अपने कम्युनिटी के लिए। काम करना बहुत
आसान नहीं था, क्योंकि आज भी जब मैं मार्केट जाती हूँ या किसी जगह पर जाती हूँ, लोग ऐसे देखते से मैं मंगल ग्रह से आ गई हूँ, मतलब इस दुनिया की है ही नहीं। अभी मैं जब आ रही थी रास्ते में तो मंदिर आया, मंदिर के पास मैं रुक गई तो लोग ऐसे देख रहे जैसे मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। तो भाई मैं आपके बीच में से ही हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ। देखिए परेशानियाँ सबके साथ हैं, ऐसा बोलूँगी सिर्फ मेरे साथ है या मेरे समाज के साथ है, ऐसा नहीं है। परेशानियाँ हर एक के साथ है, जूझना खुद को पड़ता है और खुद को समाधान निकालना पड़ता है। बिल्कुल। परिवार ने समझा, परिवार ने भी निकाला, भाई बहन साथ चलना, भाई बहन ने साथ चलना छोड़ दिया, सोसाइटी ने साथ चलना छोड़ दिया। देखिए हमेशा लोग बोलते हैं ना कि ट्रांसजेंडर पैसे कमाने के लोग साड़ियाँ पहन लेते हैं, ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, ये आसान नहीं है। ये जो कपड़ा मैंने पहना है ये मेरे माँ की साड़ी है और मेरे बाप की पगड़ी है जो मैंने धारण की है। इसको पहनना, जिस दिन मैंने पहना था ना उस दिन आँख से मेरे आंसू आ गए कि आज मेरी जो दुनिया है शायद वो बदल जाएगी, और सच में बदल गई। सबसे पहले परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। जो भाई बहन मेरे साथ खेलते थे उन्होंने बात करना छोड़ दिया। इवन अभी तक वो मेरे से बात नहीं करते, ना मुझसे मिलने आते हैं, ना मुझसे बात करते हैं, ना कभी मेरे साथ फ़ोटो लेते, क्योंकि उनको शर्म आती है। माँ बाप ने मुझे अभी स्वीकारा है क्योंकि माँ बाप के पास अभी कोई साधन नहीं है कि वो किसके पास जाए, उनको मजबूरन मुझे रखना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे संभाल लिया। बाकी रिश्तेदार धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उस समय का कहाँ थी जब मैं अकेली थी। आज लोग देख रहे हैं सोसाइटी में इसका नाम है, सोसाइटी के लोग इसको जान रहे हैं, अच्छा काम करती है, तो आज लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं। जिस दिन मेरा कोई वजूद नहीं था उस दिन मैं सबके लिए तुच्छ थी। सब यही सोचते थे कलंक है, धब्बा है, बदनामी है, यही लोगों को लगता था। और खुद में भी ये फील होता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा काम भी नाचना गाना है, ट्रेन मांगना है, सड़कों पे जाना है, ताली पीटना, यही लगता था। लेकिन मैंने ये जान लिया कि ईश्वर ने अगर मुझे स्पेशल बनाया है तो मैं स्पेशल हूँ, क्योंकि मैं हर घर में नहीं पाई जाती। आप देखेंगे बहुत गिने चुने घरों में ही ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, हर घर में तो नहीं है। महिलाएं हर घर में हैं, पुरुष हर घर में है, लेकिन ट्रांसजेंडर हर घर में नहीं है। तो उस घर को तो और सौभाग्यवान और खुशियां मनानी चाहिए कि मेरे घर ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हुआ है जी। उनको तो सोसाइटी में हल्ला करना चाहिए, ढोल बजवाने चाहिए कि मेरे घर ईश्वर की देन आई है। लोग हमें शिव शक्ति का रूप मानते हैं जी, और लोग हमारा आशीर्वाद लेते हैं। आज भी मैं सड़कों पे जाते हूँ, इवन मेरे घर पे भी ट्रांसजेंडर आते हैं तो लोग बोलते हैं हिजड़े आ गए हैं, ट्रांसजेंडर आ गए, इनका आशीर्वाद लो, बहुत प्रफुल्लित होते हैं हम। तो भाई जब आपके घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो गया है तो फिर आप क्यों उनको कलंक समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपको तो खुशियां मनानी चाहिए कि आपके घर ईश्वर का वरदान आ गया है, ईश्वर साक्षात आ गए हैं। लेकिन उस समय आपको बदनामी का धब्बा लगा जाता है, उस समय आपको कलंक लग जाता है कि नहीं हिजड़ा बच्चा पैदा हो गया, इसको सोसाइटी से छिपा कर रखो, इसको जान से मार दो, इसको बाहर फेंक दो। यही सोचते हैं माता पिता, जो बहुत मुश्किल है जी। एक ट्रांसजेंडर बच्चा जिसको सोसाइटी नहीं पूछता, जिसको परिवार नहीं पूछता, बताइए उस बच्चे को कैसा फील होता होगा जब उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जब सोसाइटी उसको हिजड़ा कहती, जब सोसाइटी उसको छक्का कहती, कैसा फील होता होगा सोचिए जी। उस समय बच्चे की पढ़ने की उम्र होती है, खेलने की उम्र होती है, उस वक्त बच्चा मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। इतना डिप्रेशन कि वो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर सकता। तो उस बच्चे का विकास कैसे होगा? उसका मानसिक विकास तो बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि वो स्ट्रांग ही, माता पिता उनको जबरदस्ती स्कूल में पढ़ाने भेज देते हैं, कभी नहीं सोचते कि उसके साथ क्या बीतता होगा। वो बच्चा कई बार बोलता है कि मम्मी नहीं जाना, पापा नहीं जाना, बट उसे जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, उसे स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन करवा दी जाती है कि तुम लड़कों के साथ रहो, लड़कों से हरकतें करोगे। जब उसके अंदर वो ईश्वर ने दिया ही नहीं तो वो कैसे करेगा? जो बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल से मैंने भी जूझा, बहुत कठिनाइयाँ हुई, लेकिन मैंने एक बात जानी कि खुद के लिए खुद लड़ना होगा। अपनी लड़ाई मैंने शुरू की, अपने घर से शुरू की, सोसाइटी से शुरू की, अभी तक लड़ रही हूँ। अभी तक लोगों के बीच जाके अपने अधिकार की बात करें। कई जगह बहुत जलील होना पड़ता है, कई जगह बहुत इज्जत मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है, कई जगह जाकर कभी लगता है कि नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म है सब कुछ नहीं कर सकते। लोग यही जानते, यही समझते कि मैं किन्नर हूँ, मैं मांग सकती हूँ और मेरा कोई काम ही नहीं है। लेकिन आज अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग हमें इतनी इज्जत देते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, तो लगता है कहीं चेंज आ रहा है, सोसाइटी बदल रही है, सोसाइटी की सोच बदल रही है। तो ज़रूरी है कि आज नहीं, आने वाले 10 साल 20 साल बाद लोगों की सोच बदलेगी। हम भी स्ट्रीम जो ये समान धारा की बात करते हैं उससे हम जुड़ पाएंगे।
अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्रांस पुलिस में हैं, बिहार में भी बहुत सारे ट्रांस, अगर झारखंड में ये पहल हो जाए तो लोगों की सोच जो है ऑटोमेटिक बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बहुत, आपकी जो जर्नी है बहुत इमोशनल और इंस्पायरिंग है सेम टाइम पे, मतलब ये जो कठिनाई के थ्रू आप गए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने समाज और परिवार की बात कही कि समाज और परिवार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है। उस समय उनकी जो मानसिकता होती है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम समाज और परिवार की बात करते हैं तो हम उनकी मानसिकता में कैसे बदलाव ला सकते हैं, किस तरीके से उनको समझा सकते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ट्रांसजेंडर भी एक जेंडर है और हम इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करें उनके साथ। देखिए, बदलाव इतनी जल्दी नहीं आ सकता है जी। क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले जो हिजड़ा समाज या किन्नर समाज जिसकी हम बात करते हैं वो पहले मंदिरों में पाए जाते थे, पहले हम पूजा स्थल में पाए जाते थे। फिर मुगल शासन आया, मुगल शासन ने क्या किया कि हमें हरम में रखना शुरू कर दिया, मंदिरों से हम हरम में रहने लग गए। फिर जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो अंग्रेज सबसे नहीं सक पाते थे ट्रांसजेंडर से, वो पुरुषों से लड़ लेते थे, महिलाओं को अपने यहाँ ले जाते थे उठा करके, लेकिन ट्रांसजेंडर से वो सक नहीं पाते थे जी। तो उन्होंने क्या किया, 377 धारा हम पे लगा दी। अगर हम साड़ी पहन रहे हैं, नाच गा रहे हैं तो हम क्रिमिनल कहलाते थे। वो धारा सोचिए अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है, अभी जाके वो धारा 2018 में हटी। तो कितना लंबा डिस्टेंस रहा, आप सोचिए। देश हमारा 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन धाराओं के लिए हमें 2018 तक वेट करना पड़ा। हमें आज़ादी कब मिली? 2018 में। उससे पहले तक हम कैदी थे, उससे पहले तक हम क्रिमिनल एक्ट के अंदर आते थे। तो जब इतना समय लग गया तो आप सोच सकते कि बदलाव तुरंत नहीं आ सकता है, बिल्कुल समय लगेगा। देखिए, जैसे अभी आप देखेंगे टाटा स्टील में अभी ट्रांसजेंडर वहाँ पे एम्प्लॉय हो रहे हैं, तो बहुत सारे परिवार उन व्यक्ति को जो भी ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज मेरा बच्चा सर्विस कर रहा है। पहले क्या था कि हमें कहीं जॉब नहीं मिलती थी, बिल्कुल हमारे लिए कुछ नहीं था, तो लोगों को लगता था कि बच्चा पैदा हो गया अब तो ये कुछ नहीं करेगा, ये तो नाचेगा, हिजड़ों में चला जाएगा, यही करेगा, नाचेगा और कुछ नहीं कर सकता है। तो पेरेंट्स के पास हाथ में उसका भविष्य नहीं दिखता था, वो सोचते थे कि यही करेगा, इसमें इसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। आज जब जॉब का ऑप्शन आएगा, जब स्कूलों में जगह होगी, कॉलेज में अलग से जगह होगी, चीज़ें हमारे अलग हो जाएंगी ना, तो जाहिर सी बात है हमें लोग स्वीकार करेंगे। जी। आप अगर महिलाओं की बात करते, आज भी गांव क्षेत्र में आप चले जाए, महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं मिला है। शहरों में भले महिलाएं ओपन तरीके से घूम रही हैं, एकदम खुले दिमाग से रहती हैं, अपनी मनमर्जी करती है, गांव में आज भी महिलाओं को बंद कर रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो जब तक अभी महिलाओं की अगर बात करें, इतना देश विकसित हो गया, इतनी चीज़ें महिलाओं को लेकर, जब उनके राइट्स पे अभी तक बहुत सारी प्रबंध है, मतलब रोक टोक है, तो फिर हमारे लिए इतनी जल्दी कुछ चीज़ नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, हम स्कूलों में जाके एडवोकेसी करते सजेशन करते हैं कि स्कूल में ऐसे बच्चे अगर उनके साथ टीच हो रहा है, उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने लिखने में, तो एडवोकेसी के माध्यम से बच्चे आगे आए, उनको हम सपोर्ट करेंगे। हम टीचर से, उनके माता पिता से भी यही विनती करते हैं कि ऐसे बच्चे को आप संभालें, उनको आगे लेकर के जाएँ। अगर आप मेट्रो सिटी की बात करेंगे ना, बहुत सारे अगर आप फैशन डिज़ाइनर देखेंगे, मॉडल देखेंगे ना, वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनमें वो कलाएं हैं, प्रतिभाएं जो गॉड गिफ्टेड हैं। मुझे भी गॉड ने कुछ नहीं, मतलब मैं बोले कि गॉड ने मुझे सब कुछ दिया। मैंने कभी स्वेटर बनाना नहीं सीखा, सिलाई कढ़ाई कभी नहीं सीखी, मैं खुद से सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। हम कभी मेकअप करना नहीं सीखते हैं, खुद से सब कुछ प्रभु ने हमें दे दिया और हम सब कुछ प्रभु के माध्यम से परिपूर्ण हैं। तो ये माता पिता को समझने की ज़रूरत है। जिन्हें माता पिता समझ जाएंगे, जाहिर सी बात है सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब परिवार के ऊपर बात आती है तो हम ये कर सकते हैं कि जो परिवार है वो अपने बाकी बच्चों को जैसे देखता है वैसे ही एक ट्रांसजेंडर बच्चे को देखे और एक नॉर्मल लाइफ उनको दे। जी हाँ। और साथ में सामाजिक तौर से जब हम देखें तो स्कूल कॉलेजेस को भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे सिर्फ 2 जेंडर्स नहीं हैं, 3 जेंडर्स हैं अब हमारे देश में, और उनके लिए भी एक जगह बनानी बहुत ज़रूरी है। कॉलेजेस हो चाहे कॉरपोरेट्स हैं, वहाँ पर भी हायरिंग इस बेसिस पे नहीं हटानी चाहिए कभी कि कोई ट्रांसजेंडर है तो उनकी हायरिंग नहीं हो रही है। सबको साथ में लेकर चलना होगा, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि जब बच्चा छोटा होता है ना, उसमें पता ही नहीं चलता है जी, क्योंकि उस समय वो पूरी तरह से विकसित नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद से उसकी हरकतें, बचपन में तो सभी लड़के हो लड़की हो सबकी हरकतें सेम ही होती है, बराबर। तो उसमें पता नहीं बच्चे को कब जब वो मैच्योर हो जाता है, जब वो 8 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, 10th में हो, 12th में, तब उसे पता चलता है कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, मेरे में कुछ चेंज है। परिवार भी उसको नहीं बताता है क्या नहीं है, क्योंकि उतने, देखिए आज के टाइम में क्या है कि
आप जो लोगों को बताएंगे लोगों को वही समझ में आता है। जिस तरह से अगर हम देखेंगे लोगों को यही पता चलता है कि ट्रांसजेंडर जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिंग लेके पैदा होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। तो लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया अगर दोनों लिंग इसके अंदर है तो ये ट्रांसजेंडर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लोगों की मिथ्या है और लोगों में भ्रांतियां हैं इतनी सारी। ट्रांसजेंडर बच्चा जो है वो हो सकता है कि आपके घर में ऐसा बच्चा हो जिसके जैसे मान लीजिए घर में होता है 6-7 बहनें हैं, एक लड़का पैदा हो गया, बहनों के साथ रहते रहते उनकी तरह हो गया, कभी लिपस्टिक लगाना सीख लिया, कभी नेल पॉलिश लगा रहा है, उनकी तरह सज सवर रहा है। कभी कभी होता है कि माता पिता भी सजा देते हैं कि मेरी लड़की है लड़की, तो वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है उस बच्चे में वो हरकतें आ जाती है, फिर वो बड़ा होकर भी वैसा करता है। कुछ बच्चे ऐसे भी ट्रांसजेंडर बन जाते हैं जिसको वो कई बार होता है कि आप देखे होंगे कई बार बातें आती है कि उन्होंने सेक्स चेंज कर लिया, तो वो लोग वैसे बच्चे जो है सेक्स चेंज करते हैं क्योंकि बचपन से वो बहनों के कपड़े पहन रहा है, बहनों के मेकअप कर रहा है, बहनों जैसे रह रहा है, बहनों के साथ मार्केट जा रहा है, बहनों की हर हरकतों को सीख रहा है। तो ऐसे बच्चे भी ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे पैदा ही हों, जो पैदा होते हैं उनको हम इंटरसेक्स कहते हैं। इनकी संख्या बहुत ही कम होती है जी। और ऐसे बच्चे नॉर्मल नहीं होते, मतलब बहुत अबनॉर्मल हो जाते हैं। मतलब हो सकता है कि उनकी स्थिति अच्छी ना हो सकता, और वो हो सकता है कि अच्छी उम्र होते होते वो कई बार मर भी जाते हैं क्योंकि वो विकसित नहीं हो पाते हैं पूरी तरीके से। जी, जब हम झारखंड के संदर्भ में बात करते हैं तो झारखंड में ट्रांसजेंडर को लेके किस तरीके की परेशानियां हैं जिसका सामना आप करती हैं? जब देखिए सबसे पहली बात तो झारखंड में परेशानियां ही परेशानियां हैं जी। आप अगर बात करेंगे नालसा जजमेंट की, नालसा जजमेंट 2014 में आया जी। उन्होंने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। आज 10 साल हो गए, अभी तक झारखंड वेलफेयर बोर्ड नहीं हुआ। लोग मेरे पास आते हैं, कभी वो बीजेपी की सरकार को दोष देते, कभी वो जेएमएम की सरकार को दोष देते हैं। मैं सरकारों को दोष नहीं देती हूँ, सबसे बड़ी कमियां है यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। जी बिल्कुल। अब क्या होता है, बीजेपी की सरकार पहले थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जेएमएम की सरकार उन्होंने भी कुछ नहीं किया, हर एक के पास हम गए, हर एक को हमने अपनी बातों को रखा, किसी ने हमारी नहीं सुनी। लोगों को हमेशा क्या चाहिए होता है, वोट बैंक हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उसको हमेशा यही चाहिए कि वो कितना व्यक्ति पावरफुल है, तब हम उसकी सुनेंगे। वो जानते हैं कि ट्रांसजेंडर तो पावरफुल है नहीं, वोट बैंक भी है नहीं, इसलिए हमारे लिए कोई काम नहीं होता। अगर आप पड़ोसी राज्य देखिए, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, बंगाल है, और भी कई राज्य, हर जगह वेलफेयर बोर्ड बन चुका। छत्तीसगढ़ में कितना काम हो रहा है, वहाँ भी ट्रांसजेंडर आप देखेंगे पुलिस में है, सरकार की योजनाएं वहाँ चल रही है, सबके लिए आवास की योजना है, शिक्षा की योजना है, स्कूलों में अलग से रिजर्वेशन है, कॉलेज में अलग से रिजर्वेशन है, अस्पतालों में अलग से सब कुछ है। लेकिन झारखंड में आप देख लेंगे एक भी ऑफिस में ट्रांसजेंडर वर्क नहीं कर रही है। मैं हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यही कहना चाहती हूँ कि, और कहा भी हमने पत्र भी दिया कि आपके ऑफिस में एक भी ट्रांसजेंडर काम करेंगे, लोगों की सोच बदल जाएगी। लोग ये सोचेंगे कि ये भी समान धारा से जीना चाहते हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। लोगों को पता नहीं क्या चाहिए, उनको क्या लगता है। लेकिन टाटा ने ऐसी पहल की है कि उन्होंने जो इतने बड़े पैमाने में ट्रांसजेंडर को लिया, वो हर सुविधा ट्रांसजेंडर को दे रहे हैं। पूरे भारत से आज ट्रांसजेंडर जमशेदपुर, घाटों, नवामुंडी और भी कई क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर काम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। अभी आप देखेंगे कि ट्रांसजेंडर पहले क्या था कि हम डरते थे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कि टाटा स्टील ने ऐसा मौका दिया। आज हम एम्बुलेंस ऑपरेट कर रहे हैं, आज हम डंपर ऑपरेट कर रहे हैं, आज हम क्रेन ऑपरेट कर रहे हैं, तो आज हम माइंस के अंदर जा रहे हैं, कोयला निकाले। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए है। और लोगों की सोच, टाटा स्टील की सोच बदली। टाटा स्टील हर साल हर प्लांट के लिए अलग से वैकेंसी निकालती है, और वो भी वो हायर एजुकेशन है, 10th पास। जो भी व्यक्ति 10th पास है वो अपनी रिज्यूम देता है, और छोटा सा इंटरव्यू, ज़्यादा इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू होता है, टाटा स्टील उसको हायर करती है, क्योंकि उनको लगता है कि एक चेंज आएगा सोसाइटी में, और चेंज आ रहा है। आज माता पिता, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। आज देखेंगे मैं भी टाटा स्टील में वर्क करती हूँ और फर्स्ट एम्प्लॉय मैं ही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि कई जगह मैं जाती हूँ, देखो वो टाटा स्टील की एम्प्लॉय जा रही है, तो कितना गर्व महसूस होता है। पहले क्या था, देखो हिजड़ा है, देखो छक्का है, आज लोग जानते हैं कि देखो टाटा स्टील की एम्प्लॉय है, तो एक गर्व महसूस होता है। आज मेरे माता पिता को भी गर्व लगता है, मेरे दोस्तों को भी गर्व महसूस होता है कि ये इतना अच्छा काम करती है, सर्विस कर रही है। आज लोग मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते। तो चेंज लाना दोनों तरफ से होगा, मुझे भी हाथ बढ़ाना होगा, सरकारों को भी हाथ बढ़ाना होगा, तब भी जाके चेंज आ सकता है। सिर्फ मैं चाहूँगी कि मैं दरवाजे खटखटाऊँ, वो सरकार चाहेगी मेरे पास आ जाए, तो बहुत मुश्किल है ऐसा करना, बहुत मुश्किल। जब हम आपके संस्थान की बात करते हैं, तो आपके संस्थान ने अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस विषय पर अवेयरनेस फैलाने के लिए किस तरीके के काम किए हैं? देखिए, सबसे पहले हमने जागरूकता अभियान किए हर डिस्ट्रिक्ट में जा करके। जी। देखिए, सभी डिस्ट्रिक्ट तो कवर करने वाले बहुत मुश्किल था, क्योंकि संस्थाओं को आप देखेंगे फंड की बहुत ज़रूरत होती है, बिना फंड के आप काम नहीं कर सकते। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी हम छोटे लेवल पे काम करते हैं। झारखंड के 7-8 जिलों में हम जाकर एडवोकेसी करते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ जा कर के।
और सबके बीच जाके हम यही बात करते हैं कि हमारे समुदाय को इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरत होती है, देखेंगे जिस तरह से भी हमारा देश एक ही बात बोलता है कि मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, अगर वो हमें नहीं मिल पाएगा तो हम जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हर नागरिक की यही मांग है जी। और हमारे पास तो तीनों ही नहीं है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। कोविड के टाइम पे हर एक के साथ समस्याएं हो रही थी। हमारे जो लोग हैं वो घरों में जाकर मांगते हैं, सड़कों पे मांगते हैं, ट्रेनों में मांगते हैं। लॉकडाउन लग गया, वो कहाँ जाएंगे? परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई, कोई उनको देने का नहीं था, कोई उनको जा करके दे पाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो सब लॉन्ग डिस्टेंस से मेंटेन कर रहे थे। तो उसके बाद हमने लोगों से अपील करी, हमने सिर्फ जमशेदपुर एरिया में और रांची एरिया में ही ट्रांसजेंडर समुदाय को राशन दिलवा पाए, बाकी क्षेत्र में हम नहीं जा पाए कि कोविड में हम कहाँ जाएंगे जी। इस दौरान हमें कोरोना भी हुआ और काफ़ी समस्याएं हुई। तो हम सरकारों से और आम जनता से यही कहना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को समझे। हम अवेयरनेस तो फैला रहे हैं, लोगों की भी जागरूकता कर रहे हैं, लेकिन वो जागरूकता बस करने तक ही सीमित रह जाती है। जी, बिल्कुल। उसके बाद कुछ हो ही नहीं पाता है जी। उसके बाद क्या है, हम अभी कहीं से होके आ गए, उसके बाद वो चीज़ वहीं की वहीं खत्म हो गई। जी, अभी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जागरूकता फैलाने से सिर्फ काम नहीं चलता है, कई बार हमें खुद बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। जी। तो अगर आपने जो अपनी जर्नी बताई है उसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा बदलाव तो आया है। टाटा स्टील ने काफ़ी कुछ काम करा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, पर ये बहुत लंबी जर्नी है जो हमें करनी बाकी है। पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मन में धारा थी एक ट्रांसजेंडर को लेकर, वो आज बदल रही है और एक नई दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। तो अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए आज और हमारे साथ इतना कुछ शेयर करने के लिए। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।